हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर हमने जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम लक्ष्मीकांत सर की बुक का वर्ड बाय वर्ड चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हमने प्रेजेंट चैप्टर के काफ़ी सारे वीडियोस, आई थिंक 5 से 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ही आई थिंक मींस पूरा डील करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अगर अनअकैडमी में प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। आप मुझे अनअकैडमी पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी एजुकेटर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ लिंक पर विजिट करें और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करके सपोर्ट करें। आप अगर अनअकैडमी में लंबे टाइम से वीडियोस देख रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसी हैट्स होंगी आपकी प्रोफाइल में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे हैट डेडिकेट कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमने जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट का वीडियो था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैक्चुअल पोर्शन है उसको कवर किया था। आज से हम आर्टिकल 1 to 4 जो कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ से मेनली स्टार्ट होता है वहाँ से डील करना चालू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लाइक करता है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं। और हमने एक एग्जांपल भी देखा था जब हम प्रेसिडेंट का वीडियो देख रहे थे कि जैसे जब हम बचपन में थे तो कई बार हमें एक ही कॉपी मिलती थी और एक कॉपी में हमें कई सारे सब्जेक्ट को मेंटेन करना पड़ता था। उस सब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए हम एक कॉपी को कई पार्ट्स में बांट दिया करते थे और जो ऐसा पेपर होता था उसको ऐसे फोल्ड कर लेते थे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद हम उस पेपर की एक इस तरफ एक अलग चैप्टर और इस तरफ एक अलग पार्ट, यानी इधर एक अलग पार्ट बन गया, इधर एक अलग पार्ट बन गया। वही कहानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इन आर्टिकल के साथ किया। आर्टिकल 395 को सब्जेक्ट वाइज बांटकर ऐसे 22 कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको कितने पार्ट्स में बांट दिया, 22 पार्ट्स में बांट दिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि हमारी जो संविधान की किताब है, जो हमारी संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और 22 पार्ट में यानी 22 सब्जेक्ट की अलग अलग पार्ट बना दिए और इन आर्टिकल को सब्जेक्ट वाइज वैसे ही मेंटेन कर दिया। जैसे पार्ट वन की सब्जेक्ट क्या है, पार्ट वन की सब्जेक्ट का है तो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सब्जेक्ट का है और इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। ऐसे पार्ट टू बताता है कि सब्जेक्ट का है सिटीजनशिप, तो अलग सब्जेक्ट अलग पार्ट। पार्ट 2 सिटीजनशिप और सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। ऐसी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। ऐसी पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 में जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद पार्ट 5 जहाँ से हमारा यूनियन स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, यूनियन स्टार्ट होता है। और पार्ट 5 में आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 151 यानी कैग तक। और इसी आर्टिकल्स के बीच में यानी पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 के ही बीच में, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में ही आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक किसके बारे में बताया है, इसमें बताया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, हम आर्टिकल 1 to 4 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जजेस के अपॉइंटमेंट, जजेस का रिमूवल, जजेस की एलिजिबिलिटी, ये सारे के सारे ही किस आर्टिकल में बताए गए हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल 1 to 4 में बताए गए। तो आर्टिकल 1 to 4 का जब हम पहला सब क्लॉज देखते हैं तो उसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है मीन्स सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, गेटिंग माय पॉइंट। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक जज और 7 अदर जजेस से मिलकर बनेगा। यानी कुल टोटल कितने जज, 8 जज। ये कब की कहानी है, ये कहानी है 28 जनवरी 1950 की। 1950 क्यों 28 जनवरी, क्योंकि इसी ने हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। तो एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जस्टिस से मिलकर क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी
कितने जज थे उस टाइम पे? 8 जज में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट को जिसमें पूरे देश से अपील आती है, जो हमारे देश का अपीलेट कोर्ट भी है, अपेक्स अपीलेट कोर्ट भी है, जो हमारे देश का अपेक्स कोर्ट है, जो हमारे देश का एक फेडरल कोर्ट है, इन सब इतने सारे मामले देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ से अपील ऊपर जाती सुप्रीम कोर्ट के तक। तो इतने बड़े जो सुप्रीम कोर्ट को क्या केवल 8 जज मेंटेन करेंगे? आंसर है नहीं। जैसे जैसे हमारे देश में मामले बढ़ते गए, केस की संख्या बढ़ती गई, तो क्या हुआ? जजेस के नंबर भी इंक्रीज करना पड़ा। तो क्वेश्चन आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें यानी अलाउ करता है कि जजेस के नंबर को इंक्रीज करे? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल अलाउ करता है। क्वेश्चन है कि कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आंसर है उसी आर्टिकल, जब 1 to 4 के सब क्लॉज 1 को पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट बाई लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उसके तहत जो जजेस की संख्या है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तो एक ही होगा क्योंकि चीफ तो एक ही होता है, तो चीफ जस्टिस तो एक होंगे, लेकिन जो ये 7 अदर जजेस है ना, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ता जाता है तो पार्लियामेंट, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन नंबर इंक्रीज कर सकता है? तो आंसर है पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि जब हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं लिखा, वहाँ पे तो लिखा है कि एक चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का और उतने अदर जस्टिस होंगे जितने प्रेसिडेंट टाइम पर अपॉइंट करे। ये पहला क्वेश्चन तो ये कि हाई कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट पे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाना है, वो किस पे डिपेंड करता है? पार्लियामेंट पे। और पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बोले कि आज से 8 नहीं आज से 12 जजेस होंगे ना। पार्लियामेंट बकायदा एक लॉ लाएगी, कानून बनाएगी और उस कानून के तहत जजेस की नंबर को इंक्रीज किया जाएगी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाएगा? नो, क्योंकि सिंपल एक साधारण कानून के तहत ही ये काम किया जा रहा है, तो इसे संविधान संशोधन नहीं करेंगे। और इसी जजेस की संख्या को 7 से बढ़ाते आज की डेट में 33 है। यानी अगर आज की बात करें तो हमारे देश में एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कब 7 से 10 हुए, कब 24 हुए, कब 25 हुए, कब 30 हुए ना। ये आउटडेटेड हो चुके हैं और ये आउटडेटेड मटेरियल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। सो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आज की डेट में 33 अदर जजेस है ना, आज 33 हैं, कल 35 हो जाए, तो ये वेरिएबल चीज़ें हैं। और जो स्टेट पीसीएस और या फिर यूपीएससी होता है वो ऐसी वेरिएबल चीज़ें नहीं पूछती हैं। तो आपको आर्टिकल 1 to 4 का पहला पार्ट तो समझ में आ गया कि फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में क्या बोला है? एक जज और 7 अदर जजेस। पर अगर टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को लगता है कि जजेस के नंबर को बढ़ाना चाहिए तो एक सिंपल कानून बनाएगी और उस सिंपल कानून के थ्रू क्या करेगी? उस सिंपल कानून के जजेस के नंबर को इंक्रीज कर देगी। और प्रेजेंट में 33 अदर जजेस और एक चीफ जस्टिस है। ओके, आर्टिकल 1 to 4 के आगे के सब क्लॉजेस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आर्टिकल 130 को डील करते हैं। और 130 बोलता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या प्लेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो आंसर है दिल्ली पे। कहाँ पे है? दिल्ली पे। सपोज करिए, खुदा ना करे, दिल्ली में कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए। क्या आ जाए? दिल्ली में कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए, खुदा ना करे, पर कोई इमरजेंसी आ गई जिसमें क्या है कि अब वहाँ पे हेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वहाँ पे हेयरिंग नहीं कर सकते, हमें अपना प्लेस बदलना पड़ेगा, हमें अपनी बेंच को बदलना पड़ेगा और कहीं और ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा कहीं और जगह जा सकता है? आंसर है हाँ। आर्टिकल 130 क्लियरली बोलता है इस बारे में कि अगर कोई इमरजेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा भी और जगह हियरिंग कर सकता है। पर क्वेश्चन ये आता है कि कहीं और हियरिंग करना
वो जगह जो होगी, जो प्लेस होगा, उससे कौन डिसाइड करेगा कि चलो दिल्ली में थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं और हियरिंग चल कर करते हैं। तो आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या चीफ जस्टिस इंडिया का आज मूड बना कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोचे कि आज हम घूमने चेन्नई आए हैं, दोबारा दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या वो खुद डिसाइड कर सकते हैं? आंसर है नो। उन्हें ये डिसीजन लेने से पहले प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट जब बोल दे ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिल्ली की जगह चेन्नई में हियरिंग करिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के प्लेस को दिल्ली से चेन्नई भी ले जा सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने फॉर्मेशन पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने प्लेस पढ़ा। अगर बात करते हैं आर्टिकल 1 to 4 की आगे की क्लॉजेस को, तो एक जगह क्वेश्चन आता है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं? जो आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। बट आर्टिकल 1 to 4 बोलता है कि आपके पास आप दो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करें। आप दो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करें। अगर आप ये दो योग्यताएं रखते हैं तो निसंदेह आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और वो दो एलिजिबिलिटी कौन है? क्वेश्चन आता है, पहला तो क्वेश्चन है कितनी एलिजिबिलिटी है। कई लोग सोचते हैं कि 4 एलिजिबिलिटी है, 5 एलिजिबिलिटी है। नहीं, कितनी एलिजिबिलिटी है? केवल 2। ये नंबर आप दिमाग में बैठा के रखिए कि कितनी एलिजिबिलिटी है, केवल 2 एलिजिबिलिटी ही है। पहली एलिजिबिलिटी है कि आप सिटीजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। ऑफ कोर्स सदाबहार एलिजिबिलिटी, सदाबहार क्वालिफिकेशन, सदाबहार योग्यता। किसी भी ऑफिस को अगर आपको होल्ड करना है, किसी भी ऑफिस को, किसी भी पावर को एंजॉय करना है, तो आपको भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। क्या होगा कि भारत का सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तानी निकले तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी और देश का हमारे देश के इतने बड़े ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिटीजन होना तो कंपलसरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन, सपोज करिए आप इस पे टिक हो गए, यानी कोई दिक्कत नहीं, आप सिटीजन हैं। तो दूसरी बात, कोई भी 140 करोड़ 130 करोड़ भारतीय हैं, 130 करोड़ सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई भी बन जाए? आंसर है नो। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं, देश की अपेक्स कोर्ट के जज बनने वाले हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने लायक हैं, तो कम से कम आपको हाई कोर्ट का जज तो होना ही चाहिए। कम से कम आप लगातार 5 सालों से हाई कोर्ट में जज रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज करिए 2020 में आप जज बन रहे हैं तो आपको 2015 से जज होना चाहिए ना, आपको लगातार 5 साल जज होना चाहिए कभी भी। मीन्स ऐसा ना हो कि आप एक साल के लिए जज रहे, बीच में आप किसी भी रीजन से आपको जज से हटा दिया गया, उसके बाद आप फिर 2 साल आपको बनाया गया, फिर 3 साल ना, आप लगातार 5 साल तक जज रहे हो। लगातार का मतलब ये नहीं है कि आप जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हो उसके पहले से 5 साल से लगातार ना, आप कभी भी रहे हो 5 साल के जज, लेकिन जब बने हो लगातार रहे हो, बीच में आपका जो कार्यकाल है ब्रेक ना हुआ हो, जो आपका टर्म है वो ब्रेक ना हुआ हो, आप लगातार एक फ्लो में अपने 5 साल को, कम से कम, ज़्यादा है अच्छी बात है, कम से कम 5 साल तक तो आपको करना ही होना ही चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करिए हम 5 साल से लगातार हाई कोर्ट के जज नहीं हैं, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते? तो आंसर है हाँ, आप फिर भी बन सकते हैं। आप हाई कोर्ट के अगर 5 साल से लगातार जज नहीं हैं, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं। आप दूसरा पॉइंट, आप लगातार 10 सालों से, लगातार का मतलब वही है कि कंटिन्यू, मेंटेन रहे कंटिन्यूटी, 10 सालों से लगातार क्या हो, आप हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट, देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 सालों से एडवोकेट गिरी कर रहे हैं, वकील गिरी कर रहे हैं, एडवोकेट गिरी, तारीख पे तारीख जानते हैं, तो आप बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है, सपोज करिए मेरे पास ये भी एलिजिबिलिटी नहीं है, मैं इसे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं बन सकता? अरे भाई, निराश होने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे पहले से ही मैं मिठाई का डब्बा लेकर बैठा हूँ, आपको जज तो बनाकर ही रहूँगा। आप इमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, आप इमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। किसकी नज़र में?
आप इमिनेंट यानी पारंगत विधिवेत्ता होने चाहिए, पारंगत विधि यानी कानून के जानकार होने चाहिए। किसके नज़र में? मेरे नज़र में नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नज़र में नो, हाई कोर्ट के जज की नज़र में नो, आप प्रेसिडेंट की नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में आप इमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, आप पारंगत विधिवेत्ता होने चाहिए, आप कानून के अच्छे खासे जानकार होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि केवल 2 ही क्वालिफिकेशन है, उसका रीज़न कुछ और है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पहला तो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा कि आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरे में आपके पास 3 ऑप्शन है। जैसे हम देखते थे ना कि 10th और 12th के एग्ज़ाम में हमारे पास और करके आते थे, या तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या नहीं बन रहा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जनरली 2 ही ऑप्शन होते थे, पर कभी कभी किस्मत अच्छी है तो 3 ऑप्शन होते थे। यही कहानी है सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी के लिए। पहली कंडीशन है आप 5 सालों से लगातार हाई कोर्ट के जज हो। दूसरी कंडीशन है आप 10 सालों से लगातार एडवोकेट गिरी कर रहे हो हाई कोर्ट में। याद रखिएगा, हाई कोर्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन, हाई कोर्ट में जज होने चाहिए आप 10 साल तक लगातार, कम से कम। किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो तो नहीं चलेगा, आपको 10 सालों से लगातार कम से कम जज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है आप इमिनेंट जुरिस्डिक्शन हो। तो क्वेश्चन तो 2 ही काउंट किए जाएंगे ना, कि 2 क्वेश्चन आए थे पेपर में, भले ही और को गिनेंगे तो 4 हो जाएंगे। आंसर है नहीं, 4 नहीं है, आंसर है 2। कितनी एलिजिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है? आंसर है 2। और ये जो इमिनेंट जूरिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या? जो तीसरा और का क्वेश्चन था वो था इमिनेंट जूरिस्ट। और इमिनेंट जूरिस्ट का मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी देखेंगे ना, तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। यानी ये तब वहाँ पे ये फंडा नहीं चलेगा कि आप प्रेसिडेंट की निगाहों में, प्रेसिडेंट की नज़रों में क्या हो, इमिनेंट जूरिस्ट हो तो आपको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। आंसर है नहीं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतना जोर दे रहा हूँ इमिनेंट जूरिस्ट पर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाई कोर्ट का जज बन सकता है जो सिटीजन हो, और एक यहाँ पे बीच में डाल देगा कि वो इमिनेंट जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़र में। तो आंसर है गलत। हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो पारंगत विधिवेत्ता वाला पॉइंट है नहीं है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रेसिडेंट फ्री है, कि आपने सपोज करिए अपने भतीजे को वो जज बना दिया कि मेरा भतीजा तो क्या किया है, यूपीएससी की प्रिपरेशन किया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ा है, ये कानून का अच्छा खासा जानकार है। क्या प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए फ्री है? आंसर है नो। हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो अपनी आँखों से देखता है, या फिर प्रेसिडेंट जो अपनी कानों से सुनता है। आँखों में जो देखता है एक्चुअली में उसकी आंखें नहीं होती, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आंखें होती हैं। किसकी आंखें होती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की आंखें होती हैं, उसकी खुद की आंखें नहीं होती। वो मंत्रिपरिषद की नज़रों से देखता है। यानी किसकी नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए? आंसर है किसकी नज़रों में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो जो वो सुनता है वो नहीं सुनता, मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री सुनता है, और जो देखता है वो नहीं देखता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही देखता है। तो एक पॉइंट ये तो क्लियर कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नज़र में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नज़र में जो एमिनेंट जूरिस्ट हो वो। तो यहाँ पे हमें आई थिंक एलिजिबिलिटी तो क्लियर है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमने आर्टिकल 1 to 4 का फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट फॉर्म होता है, एक जज और 7 अदर जजेस वाली कहानी देख ली। फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट कानून बनाकर इन अदर जजेस के नंबर को इंक्रीज कर सकती है। आज की डेट में 33 है। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, पहला पॉइंट। जब हम फिजिक्स या मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन के पढ़ें। और जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम एडवोकेट बन जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें ये नहीं बनना, हमें उस फील्ड में मतलब हाई लेवल पे नहीं जाना। हमें तो जनरल, हमारे कोर्स में क्या है, जनरल स्टडी, नाम ही है जनरल, तो हमें जनरल ही पढ़ना है, उसमें स्पेशलाइजेशन गेन नहीं करना है।
तो आप डायरेक्ट पढ़ें तो उसमें वकील ना बने, जज बनने की कोशिश ना करें, उसको आप एक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट की नज़रों से ही देखें। आपको कोई वकील, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको सलाह दे कि ऐसा नहीं है ऐसा है, तो आप उसमें ना जाएं। अदरवाइज आप अननेसेसरी परेशान होंगे और इतना डीप में यूपीएससी में पूछा ही नहीं जाएगा। बस लक्ष्मीकांत सर को घोट ले, आपका काम चल जाएगा। उसमें आप करंट अफेयर का तड़का मारते रहें, बस इतना ही करना है। तो आर्टिकल 124 में हमने फॉर्मेशन देख लिया। आर्टिकल 130 को हमने देखा कि जो दिल्ली के अलावा और कहीं भी हियरिंग हो सकती है, और हमने आर्टिकल 124 की एलिजिबिलिटी भी देख ली। यानी अगर आप ये दो कंडीशन या दो एलिजिबिलिटी दोनों में टिक हो रहे हैं तो बधाई हो, आप एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए। क्या होने के लिए? अपॉइंट होने। अब जब कहानी अपॉइंट तक आ गई है तो क्यों ना हम देख लेते हैं कि अपॉइंट करता कौन है। क्यों? क्योंकि अपॉइंट वो अमावस की रात है जो अपने आप में काफ़ी सारे राज को लिए हुई है। और वो राज क्या है, हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में, और अगर इस हो सकता है कि कुछ तो इसी वीडियो में देख लें। अपॉइंट के बारे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो ऊपर हमने जो दो एलिजिबिलिटी पढ़ी है, अगर उन दो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है कोई पर्सन तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन उसे अपॉइंट कौन करेगा? आंसर है उसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से अपॉइंट करेगा? आंसर है नो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में लिखा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से जिसे वह जरूरी समझे, उनसे कंसल्ट करेगा, और उसके बाद ही कंसल्ट करेगा और वो एडवाइस देंगे। क्या देंगे? एडवाइस। वो प्रेसिडेंट क्या करेगा? कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज से जिनसे वह ज़रूरी समझे, और ये जो जजेस होंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, और ये प्रेसिडेंट की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काम करेगा। अब जो सारा ये अमावस की रात है ना, वो इस एडवाइस वर्ड को लेकर है। किसको लेकर है? एडवाइस वर्ड को लेकर। क्यों इस एडवाइस वर्ड को लेकर इतनी कहानी है, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा क्या प्रॉब्लम है। आर्टिकल 124 कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बस वो पूछ लेगा अगर एक। बट अभी तक 1950 से 1993 तक 1950 से 1993 तक कहानी कुछ ऐसी थी। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की खुद की आंखें नहीं होती, वो किसकी ममता के पीछे छुपी रहती हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ममता के पीछे छिपी हुई होती हैं। यानी वो जो देखेगा प्रेसिडेंट नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देख रहे हैं। वो जो एडवाइस या फिर जो भी कहानी सुन रहा है वो खुद नहीं सुन रहा, वो कौन सुन रहा है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद सुन रहा है। पर 1950 से 1993 में क्या होता था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते थे, वो जो एडवाइस देते थे, क्या देते थे? एडवाइस देते थे। तो एडवाइस को प्रेसिडेंट एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के कान में तो सिर्फ किसकी आवाज़ जाती है? आवाज़ जाती है आर्टिकल 74 के नेता प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आवाज़ जाती है। यानी प्रेसिडेंट तो सिर्फ किसकी आवाज़ सुनता है? इनकी आवाज़ सुनता है। तो भला हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आवाज़ कान में कैसे जाएगी? उसको सुनाई ही नहीं पड़ता था कि किस कैसी एडवाइस दिए और क्या एडवाइस दी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलती थी एक काम करो प्रेसिडेंट साहब, आप तो एक काम करो, इस बंदे को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजेस बना दो। प्रेसिडेंट बोलता था ओके, डिटेक्टेड, मेरी कान में आवाज़ आ गई है, आवाज़ डिटेक्टेड। तो वो क्या करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके लिए सलाह देते थे उसको जज अपॉइंट कर दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट का। ये कहानी कब की है? ये कहानी है 1950 से 1993 तक की कहानी। ये है कि जो कान में आवाज़ आती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के, वही क्या बन जाता था? जजेस बन जाता था। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ? उसके पीछे एक रीज़न है। और उस रीज़न को समझने के पहले हम कुछ कहानी सुनते हैं।
और ये कहानी चालू होती है 1973 के उस दिन से, जिस दिन केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया, निर्णय आया। और केशवानंद भारती का निर्णय बहुत ही बेंचमार्क निर्णय है, बहुत ही बेंचमार्क निर्णय है। आपसे क्वेश्चन, अगर जजमेंट से कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको वो जजमेंट का केस नहीं पता है, तो बेबुनियाद आप किसको ठोक सकते हैं? केशवानंद भारती केस को ठोक सकते हैं, बेबुनियाद। और 90% चांसेस हैं कि आपका वो आंसर सही होगा। इतना इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस 1973 का। और हम जानते हैं कि केशवानंद केस में 1973 में क्या कहा गया कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या दिया गया? एक कॉन्सेप्ट दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, मूलभूत सिद्धांत का। और इसमें ये कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बशर्ते वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म ना करे। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? क्या है केशवानंद भारती केस? क्यों इम्पॉर्टेंट है? इस पे एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, पूरे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। बट आप ये मान सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा निर्णय सुनाया जिसको उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी वो सुनना नहीं चाहती थी। क्या? उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो सुनना नहीं चाहती थी। यानी एक तरह से आप बोल दें कि वो जो निर्णय था, वो जो वर्डिक्ट था, वो गवर्नमेंट के खिलाफ गया। किसके खिलाफ गया? गवर्नमेंट के खिलाफ गया। अगर आप ऐसा भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखिए, 2 फैक्ट याद रखिए कि इसमें आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म हुई। हमें पता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान के मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ का गठन होता है। और इस संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जजेस तो होना ही होना है। 5 जजेस तो होना ही होना है। 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 से कम नहीं हो सकते। और ये जो मैं आपको जो केशवानंद भारती वाली अमावस की रात की कहानी सुना रहा हूँ, ये जो अमावस की रात है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा दिख रहा है। इस अमावस की रात में दिल्ली में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया, उसमें आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म हुई थी केशवानंद भारती केस में। कितने जजेस? मिनिमम तो होने चाहिए 5 जजेस, पर इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजेस बैठे थे। यानी आप देखोगे ना फिल्मों में, यहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, तो 1 जजेस, 2 जजेस, 3 जजेस, ऐसे 13 जजेस बैठे थे। और इन 13 जजेस बैठे थे। और हम जब आगे पढ़ेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करता है, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी से काम करता है। और यहाँ पे हम मतलब जो 13 जज थे, जब वो निर्णय देंगे तो वोट पड़ेंगे कि कितने जज इसके पक्ष में है, कितने जज इसके विपक्ष में है। तो पता चला कि 7 जज और 6 जज ऐसे रेशियो में, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का वर्डिक्ट आया तो 7 लोग इसके पक्ष में थे और 6 लोग इसके पक्ष में नहीं थे। और इन यानी कुल मिला के अगर मैं आपको राज की बात बताऊं, कान में, तो 7 लोग तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो सुनना चाहती थी वो नहीं सुनाए, और ये 6 लोग जो गवर्नमेंट सुनना चाहती थी वही सुनाए। यानी ये 6 लोग गवर्नमेंट के एक तरीके से करीबी हो गए। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। यानी 7-6 से निर्णय दिया। अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं, मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो 7 और ये जो 6 है ना, 7-6 जो गवर्नमेंट जो सुनना चाहती थी, ये 6 उन लोगों में से थे जो गवर्नमेंट जो सुनना चाहती थी ये वही सुनाए। और इन 6 में से एक थे, उनका नाम था A.N. रॉय जी। A.N. रॉय जी उन 6 लोगों में से थे जो गवर्नमेंट को वही सुनाना चाहते थे जो गवर्नमेंट सुनना चाहती थी। A.N. राय को 1973 में क्या बना दिया गया? A.N. राय को 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट परंपरा तो ये चली आ रही थी 1950 से ही कि जो
सबसे वरिष्ठ, जब सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। और जो ए एन रॉय थे, वो जो तत्कालीन जो जज थे, कौन नाम था, क्या नाम था उनका, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, एस एन सीकरी। एस एन सीकरी क्या थे, एस एन सीकरी जब 1973 का केशवानंद का डिसीजन वर्डिक्ट आया, उस समय चीफ जस्टिस थे। और इस वर्डिक्ट के कुछ टाइम के बाद ही इनका टर्म हो गया पूरा। इनका क्या हो गया, इनका टर्म हो गया पूरा। तो ये तो सबसे सीनियर मोस्ट थे। इनके बाद थे दूसरे जो इनके बाद सीनियर थे, तीसरे जो 1 और 2 के बाद तीसरे नंबर पे आते थे, और ए एन रॉय, हालांकि वो उन 6 लोगों में से थे जिनके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। तो ये चौथे सीनियर मोस्ट जज थे। यानी आपने दूसरे को नहीं बनाया, तीसरे को नहीं बनाया, आपने, गवर्नमेंट ने चौथे सीनियरिटी के लिस्ट में जो चौथे नंबर पे थे ए एन रॉय, इनको क्या बना दिया, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। इस केस को आप दिमाग में रखें और आप जो जो भी आप निर्णय इससे निकाल सकते हैं वो निकाल के रखें। मैं इस पे कुछ आगे बोलना नहीं चाहता। 1975 में हम जानते हैं कि डार्क, इसको बोलते क्या थे, डार्क पीरियड ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का काला समय। किसे बोलते हैं हम, इमरजेंसी को। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में इतनी गिरफ्तारियां हुई जिनकी कोई हद नहीं। किसी को भी पकड़ो, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट था उसको पकड़ो, जेल में डालो, पकड़ो, जेल में डालो। यानी लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था 1975 में। सॉरी। तो 1975 में क्या कर दिया गया है, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। और 1975 का एक केस है, उस टाइम पे क्या हुआ, एडीएम थे जबलपुर के, एक इस केस को पहले नाम सुन लीजिए, इसको बोलते हैं एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस 1977। और एडीएम जबलपुर ने क्या किया, एक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसमें बोला कि कई सारी गिरफ्तारियां क्या हैं, अवैध हैं, इलीगल हैं, और इनके खिलाफ आप हैबियस कॉर्पस जारी करने का अनुरोध किया, हैबियस कॉर्पस। और हम जानते हैं कि जब भी किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाता है, उसके छुड़वाने के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करती है। हाई कोर्ट ने पाया कि सच बात है, गिरफ्तारी तो इलीगल हुई है, अवैध गिरफ्तारी हुई है। और ना केवल एक हाई कोर्ट ने, बल्कि ऐसे 15 से 16 हाई कोर्ट थे जो ये पाए कि हाँ, जो गिरफ्तारी हुई है वो इलीगल है, लीगल नहीं है, वो क्या है, वो अवैध है, इलीगल है। गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट की, हम जानते हैं कि हमारा जो एपेक्स कोर्ट है वो ना केवल फेडरल कोर्ट बल्कि एपेक्स अपीलेट कोर्ट भी है। जो गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं, पसंद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से ये वर्डिक्ट था कि गिरफ्तारी कौन कर रहा था, गिरफ्तारी कर रही थी गवर्नमेंट। और हाई कोर्ट क्या बोल रहा है कि जो गिरफ्तारी है वो सही नहीं है, अगर अवैध गिरफ्तारी है। तो ये जो हाई कोर्ट का निर्णय किसके खिलाफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला गया, गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट को क्या ये बात पसंद नहीं आई, और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई और गवर्नमेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में इन हाई कोर्ट के खिलाफ क्या की, अपील करी। और सुप्रीम कोर्ट में आप यकीन नहीं मानोगे कि पांच जजेस की बेंच बैठी, और 5 जजेस की बेंच में 4-1 से गवर्नमेंट के सपोर्ट में वर्डिक्ट आया कि हाई कोर्ट जो बोल रही है कि अवैध गिरफ्तारी हो रही है वो गलत है, गिरफ्तारियां वैध हैं, लीगल हैं। और 4-1 से निर्णय लिया। यानी एक तो इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जो निर्णय दिया, उसके अगेंस्ट है, और 4 गवर्नमेंट के फेवर में थे, गवर्नमेंट के फेवर में निर्णय सुनाया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसकी कहानी आप सुनिएगा, फिर अपने लेवल पे आप क्या करेंगे, अपने लेवल पे आपको जो भी निर्णय या फिर फाइनल पहुंचना है तो वहाँ पे आप पहुंचेंगे। यानी 4 तो क्या थे जो गवर्नमेंट के साइड में पक्ष में निर्णय सुनाए, और एक कौन थे, एक वो थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर निर्णय सुनाए। यानी एक ये बोल रहे थे कि जो हाई कोर्ट बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और एक 4 ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सही बोल रही है। और ये थे, कोई और नहीं थे। उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे वो सीनियर मोस्ट होते हैं, ऑफ कोर्स। जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ होते हैं, उन्हीं को तो बनाया जाता है जनरली। तो इस दूसरे यहाँ ये जो एक जज थे वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, यानी जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, उनके बाद अगर कोई क्या बनता, उनके बाद अगर कोई चीफ जस्टिस बनता तो ये सेकंड नंबर वाले थे। और इनका नाम था HR खन्ना।
एच आर खन्ना गवर्नमेंट ने 1977 में इस परंपरा को तोड़ा कि सबसे सीनियर मोस्ट जज को क्या बनाया जाए, सबसे सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस परंपरा को तोड़ा। एच.आर. खन्ना सबसे वरिष्ठ थे, बावजूद ये चीफ जस्टिस नहीं बने, और एक व्यक्ति हैं जो इन 4 में से थे जिन्होंने गवर्नमेंट के सपोर्ट में, गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय सुनाया। उन 4 में थे, एक उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह बेग, एम.एच. बेग। और एम.एच. बेग को क्या किया, एम.एच. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। यानी जो पहले नंबर थे उनको आपने, वो तो चीफ जस्टिस थे ही, दूसरे नंबर पे जिनको बनना चाहिए आपने उनको नहीं बनाया। जो तीसरे नंबर पे थे एम.एच. बेग, उनको क्या कर दिया गया, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं। मैंने जो दो केस बताए हैं, इनडायरेक्टली मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझे सुने, और आप इतने एबल हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इन दोनों जो केस हैं उनका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आप उसे सोच कर रखिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।